गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने कहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बेलारूस में लगाएंगे। तो न्यूक्लियर वेपन्स आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक और एक टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक तो ऑफ कोर्स वो बिगर ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, जिसमें कि पूरी शहर के शहर तबाह करना, बहुत ही आपका लॉन्ग टर्म कोई वॉर का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो आपकी एक वॉर चल रही है, उसमें आपके किसी पर्टिकुलर एरिया को जीतने के लिए तो है, मतलब बेसिकली टैक्टिकल यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो एनिमी के कुछ जो है स्पेसिफिक टारगेट्स को ही जो है वो एरिया, वो उसी एरिया को ही टारगेट करने के लिए जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जो जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में भी जो बॉम्ब गिरे थे, वो दोनों भी जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो आज तक हमारी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स कभी किसी कंट्री के ऊपर जो है वो नहीं गिराए गए हैं। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इसलिए वो थोड़े कम जो है वो एक्सप्लोजन वाले होते हैं। उनकी जो है वो रेंज जनरली 1 किलोटन से लेके 100 किलोटन तक की होती है। इसको नॉर्मल जो है आपके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स से जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन ये लीस्ट रेगुलेटेड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं? ऑफ कोर्स 9 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के पास लगभग 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जिसमें से कुछ वो अब बेलारूस में लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। ये भी टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन को आर्मर पियर्सिंग राउंड्स जिनमें कि डिप्लीटेड यूरेनियम है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट है जो एनरिच्ड यूरेनियम का, जब यूरेनियम को एनरिच करते हैं, उसी में ही एक बाई प्रोडक्ट निकलता है डिप्लीटेड यूरेनियम। लेकिन ये बहुत ही कम रेडियो एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन भी ये जनरेट नहीं कर सकता है। इसको जनरली वेपन्स में यूज़ किया जा सकता है ताकि आर्मर प्लेटिंग को ये पेनिट्रेट कर सके, मतलब जैसे टैंक्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जनरली डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। इवन यूएस भी जो है वो अपने एयरफोर्स के A-10 क्लोज एयर सपोर्ट अटैक प्लेन में इसका इस्तेमाल करता है, ताकि जो है आपके इवन M1A2 अब्राम टैंक, मेन बैटल टैंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सामने दुश्मन के जो टैंक्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब कौन सी कंट्रीज़ जो है वो डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस यूज़ करती हैं? यूएस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान। और भी 14 स्टेट्स हैं जो कि इसको स्टोर करके बैठी हैं और इसका यूज़ कर सकती हैं। अब रिस्क क्या होते हैं इसके? क्या डिप्लीटेड यूरेनियम सेफ़ है? नहीं, ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरह ही जो है ये भी आपको रेडियो एक्टिव तो है ना? कोई चाहे लो लेवल ऑफ रेडिएशन एमिट करे, लेकिन फिर भी डिसीज़ेज़ क्रिएट कर सकता है। बहुत ही डेंजरस रहता है। रीनल फंक्शन को ये डिप्रेस कर सकता है, मतलब किडनी फंक्शन जो है उसको डिप्रेस कर सकता है, और कई तरह के कैंसर जो हैं ये देता है। और आपके ग्राउंड वाटर को और सॉइल दोनों को ही जो है ये कंटेमिनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई को बोला है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट जो है वो क्लासीफाई करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम को जो है वो फॉलो करो। तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मीनिंग क्या होता है? हेयर द अदर साइड, दूसरी जो साइड है उसकी भी सुनो पहले, सीधा ही आप अपना फैसला मत सुनाओ। क्योंकि हर पार्टी को ये कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको सुनी जाए। कोई भी डिसीजन उनसे सुने बिना जो है वो नहीं लेना चाहिए। अब कंपोनेंट्स क्या हैं इस डॉक्ट्रिन के? पहले तो आप नोटिस दो, टाइम, प्लेस और डेट ऑफ हियरिंग बताओ, फिर हियरिंग करो। मतलब कि अगर आप उनसे बिना कुछ पूछे ही डिसीजन ले रहे हो तो वो इनवैलिड है डिसीजन। फिर एविडेंस, एक जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को जो है वो अपॉर्चुनिटी आई एम सॉरी, जो दूसरी पार्टी है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को वो अपना एक एविडेंस दिखाएं और उसके बेसिस पर ही वो एक्शन लिया जाए। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर आपने कोई एविडेंस दिखाया है तो दूसरी पार्टी के पास ये जो है वो पावर होनी चाहिए, ये एक राइट होना चाहिए कि वो उस आपके द्वारा प्रोवाइड किए हुए एविडेंस को कंटेस्ट कर सके कि ये सही नहीं है या फिर जो भी है।
फिर लीगल रिप्रेजेंटेशन, अब वो कंटेस्ट कैसे करेंगे? हर पर्सन के पास लीगल राइट होना चाहिए कि वो लीगल असिस्टेंस ले सकें, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता, कुछ केसेस में आप बिना हेयरिंग करे भी जो है डिसीजन ले सकते हो। कौन से ऐसे जो है केसेस हैं, जैसे एमरजेंसी का केस है, कोई बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इम्प्रैक्टिबिलिटी, जब यहाँ पर ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, स्टेचुटरली एक्सक्लूजन, मतलब लॉ में ही प्रोवाइड किया है कि हम हेयरिंग नहीं देने वाले हैं, या फिर कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन है। वो लेजिस्लेटिव फंक्शन में तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ जो स्टेचुटरी बॉडीज़ या फिर इवन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वही सिर्फ इस पे लॉ बना सकती हैं, वही सिर्फ एक्शन ले सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लक्ष्य प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि लक्ष्य प्रोग्राम का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। तो लक्ष्य प्रोग्राम जो है वो क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए इंट्रा पार्टम और इमीडिएट पोस्ट पार्टम पीरियड में जो है वो आपके लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में जो है केयर देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ को ये कवर करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसके थ्रू ये है कि मैटरनल और न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और स्टिल बर्थ जो है वो हम उसको कम करें। टारगेट तो ये है कि लगभग 5% या उससे कम कर दें हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट, या फिर हम लगभग 30% जो है वो बेस लाइन से कम करना शुरू करें, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उन्होंने बताया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम लाइक पीपीएफ में काम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको हायर रिटर्न्स जो है वो नहीं मिल सकते। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है बहुत पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, और लेकिन आती है ये कोर्स स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर, ठीक है? तो इसमें टैक्स सेविंग भी मिल जाती है, रिटर्न भी अच्छे हैं और सेफ्टी भी रहती है। 1968 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 15 साल का इसमें टेन्योर होता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। इस टाइम पर करंट रेट जो है ऑलमोस्ट 7.1% चल रहा है। मिनिमम अमाउंट आप इसमें एक साल में 500 रुपये जो है वो डाल सकते हो, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये पर एनम डाल सकते हो। कौन होता है एलिजिबल पीपीएफ खुलवाने के लिए? कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट जो है वो जॉइंटली नहीं जो है वो ओपन किया जा सकता, लेकिन आप नॉमिनेशन दे सकते हो, ठीक है? इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, और जो इसमें रिटर्न जनरेट होते हैं वो भी टैक्स जो है टैक्सेबल नहीं होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में जो है गवर्नमेंट लॉन्च की थी गर्ल चाइल्ड की बेटरमेंट के लिए। मिनिमम इसमें 250 रुपये डाल सकते हैं, 1.5 लाख रुपये पूरे साल में डाल सकते हैं। और इसमें जो है जो खोला जाता है अकाउंट वो गर्ल चाइल्ड के नाम पर खोला जा सकता है टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। एक ही अकाउंट खोला जा सकता है एक पर्सन द्वारा एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर, और इसको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही खोला जा सकता है या फिर ऑथोराइज बैंक्स में। अकाउंट जो है वो प्री मेच्योरली क्लोज भी किया जा सकता है अगर मैरिज हो जाती है 18 साल के बाद जो है वो बच्चे की, लेकिन उसको जो है अदरवाइज़ 21 साल जब तक एज हो जाती है बच्ची की, मतलब गर्ल चाइल्ड की, तब तक इसको जो है वो ओपन रखना पड़ता है, तब वो जाकर मैच्योर होता है। इसमें जो डिपॉजिट आप मनी कर रहे हो वो भी जो है आपकी जो है टैक्स फ्री है, और जो इंटरेस्ट इससे अर्न हो रहा है वो भी इनकम टैक्स से फ्री होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। ज्योग्राफी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेबनान जो है वो अभी रिसेंटली बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पर कंट्री में लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम से लास्ट मिनट पर डिसाइड किया कि जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो अब इस महीने नहीं, हम अगले महीने से शुरू करेंगे, ठीक है? तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या हुई, जनरली जो है लेबनान लास्ट संडे जो होता है मार्च का, तब वो 1 घंटे जो है अपनी क्लॉक को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो है वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि हम इस संडे से नहीं, रादर April 21 से जो है अपनी क्लॉक को 1 घंटे आगे बढ़ाएंगे। तो ये डीएसटी होता क्या है, डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है? तो बेसिकली आपका जब जो है स्प्रिंग सीज़न जा रहा होता है, और जब आपकी फॉल या फिर जो आपका समर सीज़न आने वाला होता है, तब क्लॉक्स मोस्टली जो है वो 1 आवर अहेड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कर ली जाती हैं। तो डीएसटी का जो है मीनिंग मीनिंग क्या होता है, समझ लो जैसे सर्दियाँ जब आती हैं तो रात लंबी हो जाती है ना? तो रात जब लंबी हो जाती है तो आप एक्स्ट्रा आपको वर्क प्लेस में जो है, समझ लो आप अगर एग्जांपल टाइम लें कि 5 से 6 बजे के बीच में रात हो जाती है,
तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा काम कर आपकी जो है जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो आप जो है आपकी एक्स्ट्रा लाइट्स की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 6 बजे आपके ऑफिस की छुट्टी होती है। तो आप 6 बजे तक बैठे हो लेकिन जो है वो रात हो गई है 5 साढ़े 5 बजे के बाद, तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो ऑफिसेज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स एनर्जी कंजम्पशन ऑफिस स्पेसेस में या फैक्ट्रीज़ में होती है, तो उसकी बजाय क्या किया जाता है कि 1 घंटे टाइम को आगे बढ़ा लिया जाता है। मतलब कि जब आपके असल में 5 बजे हैं लेकिन आपकी क्लॉक में 6 बजाए जा रहे हैं, ताकि आपकी 5 बजे जो है वो मतलब एक्चुअली जो है वो 6 बजे छुट्टी हो रही है, पर आपकी वो 5 बजे के आसपास जो है वो सोलर साइकिल के हिसाब से छुट्टी हो जाए, ताकि आपको ऑफिस में ना आपके ऑफिस में मतलब दिन के टाइम पर ही छुट्टी हो जाए, और फिर आपकी जो है ऑफिस में जो है वो एनर्जी की कंजम्पशन ना हो। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो क्लॉक को 1 घंटे आगे बढ़ा दिया जाता है जब सर्दियाँ आती हैं, और जब गर्मी आने लगती है तो क्लॉक को दोबारा से वापस ऑफ कोर्स 1 घंटे पीछे कर लिया जाता है। ठीक है, सो ये सबसे पहले जो है कनाडा में जो है ये प्रैक्टिस शुरू की गई थी 1908 में। फिर उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी इसका जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़, ये जो है वो प्रैक्टिस शुरू की वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी जो है ये एकदम से 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है टाइम, तो उससे क्या होता है कि आपके दिन में भी फ़र्क पड़ गया। आप जो है सुबह 5 बजे एक्चुअल में उठ रहे हो, लेकिन आपका जो है क्लॉक में के हिसाब से आप 6 बजे उठ रहे हो, तो 1 घंटे की आपकी नींद जो है वो चली गई है जब जब आपने एकदम से ये टाइम को आगे बढ़ाया है। तो पहले 5-6 दिन तो जो है वो, जब ये ट्रांजिशन हो रहा होता है हर साल, तो उससे जो है वो लोगों की नींद कम होती है, तो ऑफ कोर्स उससे जो है वो एक्सीडेंट के रेट्स बढ़ जाते हैं, यूएस में देखा गया है। फिर हायर रेट ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज भी देखी गई हैं बिकॉज ऑफ दिस सेम रीज़न। यूरोपियन पार्लियामेंट में जो है वो लोगों ने 84% वोट किया था कि इसको आप टाइम को हटा दो, हम नॉर्मल ही ऐसे ही जो है वो नॉर्मल क्लॉक के थ्रू ही रह लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रिस्प ऐप, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है क्रिस्प नाम से, ताकि ग्रोअर्स को बताया जा सके, रबर ग्रोअर्स को, कि कल्टीवेशन जो है वो कैसे करनी है, और उसको सॉल्यूशंस भी उनको ऑनलाइन दिए जा सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है इसका नाम। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। तो ये रबर कल्टीवेशन के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन देती है। रबर प्लांटेशन अगर हम इंडिया में देखें तो एक पॉलीमर है रबर, जो कि आइसोप्रीन के केमिकल मॉलिक्यूल आइसोप्रीन के जो है वो से ही बनता है। अमेज़न बेसिन का ये नेटिव है, लेकिन इसको ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ एशिया में जो है वो 19th सेंचुरी में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर के आसपास का टेम्परेचर इसको लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड और वेदर्ड सॉइल्स चाहिए होती हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर है और थर्ड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ नेचुरल रबर है। ट्रेडिशनली इसके जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं इंडिया में, वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट और केरला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सारस क्रेन। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन ने इंजर्ड सारस क्रेन को जो है हेल्प किया और अपने पास रख लिया, तो उसको जो है इसलिए वाइल्ड लाइफ लॉज के अंदर बुक किया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों जो है एक पर्सन ने तो बल्कि रेस्क्यू किया एक एनिमल को, तो उसको के ऊपर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो है प्रोविजंस क्यों लगाए जाए, या उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो ये एनिमल्स हैं इनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली क्या होता है कि ये इनका बिहेवियर ही होता है। वाइल्ड कैट्स जैसे अपने कब्स को जो है छोड़ के चली जाती हैं पीछे, चाहे वो इंजर्ड भी हो या फिर वो स्ट्रगल भी कर रहे हो जो है वो जीने के लिए। लेकिन जब वो वापस आएंगे और आपने उनको किसी को रेस्क्यू कर लिया है, तो फिर ऑफ कोर्स दैट वुड बी नॉट गुड, क्योंकि वो तो वो मिसिंग हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है ये उनका जो वाइल्ड में रह रहे हैं एनिमल्स, ये उनका बिहेवियर होता है, ये इसी से ही वो सीखते हैं। तो ऑफ कोर्स जो आप रेस्क्यू कर रहे हो, आप इतने इक्विप्ड भी नहीं हो कि आप उन एनिमल्स को हेल्प कर सको। तो ऑफ कोर्स इसीलिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजंस हैं कि आप जो है ये रेस्क्यू नहीं कर सकते। सेक्शन 39 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो है वो प्रोटेक्ट करके या फिर किसी भी तरह से अपने पास पोजेस करके नहीं रख सकता है, क्योंकि वैसे भी वो स्टेट प्रॉपर्टी होते हैं जो एनिमल्स होते हैं। किसी इंजर्ड बर्ड को अगर आप ट्रीट भी कर रहे हो, तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या ऑथोराइज्ड ऑफिसर को बताना पड़ता है। सेक्शन
57 ऑफ एक्ट कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर होता है कि आपने जो है किसी भी एनिमल को इलीगल नहीं रखा हुआ है। सारस क्रेन लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कहा गया है ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट द्वारा कि ये यंग बर्ड्स जो हैं सारस क्रेन, वो इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं जो पर्सन उनको फीड करता है, वो लाइक अ डॉग उनको फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सारा स्क्रीन जो है वो लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है और बहुत ही ओकेजन्स पे देखा गया कि वो उनके साथ मूव हो जाता है। तो अब आपको ऑफ कोर्स क्योंकि वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं आपके आईयूसीएन के लिस्ट में, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये कोई थ्रेट में तो है नहीं है, तो इनको आप जो है ये एक तरह से ब्लाइंडली आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो है प्रोविजंस को लगा रहे हो किसी पर्सन के ऊपर, तो उससे एक डैमेजिंग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि लोग जो है इवन सच में भी अगर किसी एनिमल को जो है रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये भी एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज ने कहा है कि इंडिया जो है वो 2 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है अंटार्कटिका में उनको जो है वो सेटअप करने में सपोर्ट करता रहेगा। तो ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एम से थ्रू इसको बनाया जाता है किसी भी एरिया ऑफ ओशन में। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन को सपोर्ट करते हैं। इनकी जो है स्पेसिफिक पर्पस होता है, लीगल अथॉरिटी के साथ ही जो है इसको बनाया जाता है। लोग जो है अब हर तरह के जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोटेक्शन लेवल होते हैं। कुछ में तो बिल्कुल जाने ही नहीं दिया जाता जो है लोगों को, लेकिन कुछ एरियाज़ में लोगों को जाने तो दिया जाता है, यूज़ भी करने दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर इन्वायरमेंट को डैमेज करना अलाउ नहीं होता। ठीक है, लगभग 6.35% ऑफ जो है वो ओशंस जो है वो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं। अब स्पेसिफिक टू अंटार्कटिका जो है वो आपकी एक CCAMLR एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अंटार्कटिक फिशरीज़ को जो है वो मैनेज करती है। अप्रैल 1982 में इसको साइन किया गया है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है सिंस 1986। और अब रिसेंटली हमने देखा है यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी भी जो है वो साइन हुई है। ठीक है, पहली ट्रीटी बनी है जो कि वर्ल्ड के ओशंस को प्रोटेक्ट कर रही है, जो ओशंस जो किसी भी नेशनल बाउंड्री में नहीं आते। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। एम इसमें यह है कि 30% ऑफ द सीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है बाय द ईयर 2030। और ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाकर देती है जो जिसमें कि हम वास्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो बना सकते हैं, बनाएंगे रादर। और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ को रोकेंगे। शेयर आउट द जेनेटिक रिसोर्सेज भी जो है हम वो करेंगे, मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज जो हाई सीज से निकल रहे हैं उसको हम आपस में जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is tactical nuclear weapons. This topic is important for your security section. So recently Russian president has announced that the country would deploy tactical nuclear weapons in neighboring Belarus. So what is tactical nuclear weapons? For that we have to understand that there are two kinds of nuclear weapons. First of course is the strategic one. The second one is the tactical nuclear weapons. So strategic one of course have a larger objective. They are meant to destroy cities or even rather countries in the current context. So they have larger war waging objectives in mind, that you want to destroy an entire country. Only then you use the strategic nuclear weapons. But tactical nuclear weapons are generally used in times of war. Like currently if we have this Russia-Ukraine war situation and Ukrainian army is making an advance in a certain section of the battlefield, then of course Russia would use tactical nuclear weapons in that particular place so as to give a defeat to Ukrainian armies advance in that only particular region. Okay, so they are made to gain specific tactical gains on the battlefield and not to destroy that entire country. Okay, so they devastate in enemy targets in a specific area. Their explosive yield is much less as compared to strategic nuclear weapons, and they can range from just 1 kiloton to about 100 kilotons. They can be delivered from missiles, short range missiles. And because they are the target of tactical nuclear weapons is not to destroy an entire country or a very large space, that's why they are least regulated category of nuclear weapons. So 9 countries possess them, including India also, of course. Russia has a stockpile of an estimated 2,000 tactical nuclear missiles, out of which some are going to be deployed at Belarus now.
So the next topic is depleted uranium. This topic is again important for your security section. Just after British government has announced that they would be providing Ukraine with armor-piercing rounds of depleted uranium, Russian president has announced plans to station tactical nuclear weapons in neighboring Belarus. The topic that we have just seen above. So what is anyway depleted uranium? So this is a byproduct of the same process which is creating enriched uranium, but it is much less radioactive than enriched uranium, and it is incapable of generating a nuclear reaction. They are widely used in weapons just to destroy the armor plating of the tanks. So generally, US Air Force also uses it in A-10 close air support attack plane, also in the M1A2 Abrams main battle tank. This depleted uranium is used to destroy the enemy tanks. Okay, so which countries have been using these depleted uranium munitions? So apart from US, Britain, Russia, China, France, and Pakistan are also said to be using them, and about 14 other states have known to store them. So what are the risks of storing such weapons or using such weapons? So they are not considered nuclear weapons per se, but they still emit low levels of radiation and it can cause severe diseases. It can impair the renal function, that is your kidney function, and it can also lead to development of certain stages or certain range of cancer. So they can also poison groundwater and soil also. Okay, that's why they are harmful. So the next topic is principle of audi alterum partem. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently held that principles of audi alterum partem should be applied, uh, and it has been told to the RBI, who has been classifying bank accounts as fraud accounts by itself. So, what is the audi alterum partem principle? It means that you should hear the other side. So, every party shall get an opportunity of hearing, and no decision can be taken without hearing both the parties. So, what is the components? What are the components of this doctrine? First, you have to issue the notice to the affected party, and they must be informed about the time, place, and date of hearing. So, without providing the reasonable opportunity of hearing to the other party, you cannot make a decision, and if you make a decision, then that decision would be invalid, and that decision must be set aside. So they must be allowed to give evidence through, and that evidence shall be examined by a judicial or quasi judicial authority. And if you are giving any evidence against them, then of course they should have the right to contest or object to that particular evidence. And how they would do it? Of course, through legal representation. So every person should have a right to legal assistance also. But there are certain situations when these provisions of this principle would not apply, like if there is an emergency, there is an element of confidentiality, and in the case if it is impracticable to do so, if the law provides that there should be no hearing of the other party. Also, in legislative functioning, there are certain bodies or certain statutory authorities which have uh, only power to take action, and they are not bound to hear the other parties. So the next topic is Lakshya program. This topic is again important for our governance section. Recently, Union Minister of State for Health and Family Welfare has informed the Lok Sabha about the progress of Lakshya program, which is meant to ensure quality of care during intrapartum and immediate postpartum periods. So during in labor room and maternity operation theatre, uh, we want us to give support to the to the mother and the child. So it is covering all the government college hospitals, district hospitals, and equivalent health facilities. The aim is to ensure maternal and newborn mortality rate, morbidity, and stillbirths associated with the care can be reduced, and the aim is to reduce them about 5 to a level of 5% or less, and or of course to at least reduce it by 30% from the baseline. So Ministry of Health and Family Welfare is implementing this scheme,
Okay, so the next topic is Public Provident Fund Scheme. This topic is important for your economy section. A top government official has confirmed that the beneficiaries or the investors of popular small savings schemes like PPF and Sukanya Samriddhi account are unlikely to get any higher returns anytime soon. So PPF scheme is a very popular long-term savings scheme which involves combination of tax saving, returns and safety. It was introduced in the year 1968 by the Finance Ministry, and the tenure is about 15 years, and it can be renewed of course in blocks of 5 years also. Interest rates currently stand at about 7.1% in this PPF, and the minimum amount that you can invest is 500 rupees per year, and the maximum amount is 1.5 lakh rupees per year. So, who is eligible? Any Indian citizen, of course, is eligible for it, but this account cannot be held jointly. But of course, you can give a nomination. Investment is also tax exempt, and also the returns that are generated from it are also not taxable. So, what is Sukanya Samriddhi Yojana? So, it was launched in 2015 for the betterment of girl child in the country. This under this scheme, you can have a 250 rupee minimum deposit in a year, and maximum is of course 1.5 lakh rupees. It can be opened in the name of a girl child till she attains the age of 10 years. Only one account per girl child is authorized, and it can only be opened in post offices and authorized banks. It can be prematurely closed in case of a marriage of a girl child once she attains the age of 18 years, but the account can also be transferred anywhere in India, and it will get matured on completion of period of 25 years from the date of opening of the account. So this deposit and the interest earned from it both qualify for tax saving, and it is free from income tax. So the next topic is daylight saving time. This topic is important for your geography section. So Lebanon was recently thrown into confusion because the government decided at the last moment that they are going to delay the start of the daylight saving time by a month. Generally, Lebanon goes for daylight saving. Generally, they move ahead their clocks by 1 hour on the last Sunday in March. Um, but this year, the caretaker prime minister decided that they would be doing it on 21st April only. Okay, so that led to confusion among the people in Lebanon, where some people got the news and some people were not. Aware of it, so there was confusion regarding the same. So what is daylight saving time? It's a period between spring and fall when you have to move the clock 1 hour ahead of the standard time. So it is meant to save energy. There is no other motive of it. You just want to save energy by resetting your clocks ahead by an hour in spring. You go back to the normal time. So what happens here is that you know that in northern hemisphere, when the winter is arriving, the nights get uh, larger. Okay, so generally when it is 5:30 p.m. In summers, you are having sun in the evening, but by 5:30 in the winters you have uh, dark in your in the day. The day gets shorter, so you are working in an office, and by the time you leave office it is already dark. So your office is forced to use artificial lighting for the use. So to prevent that from to prevent artificial lighting or to prevent energy usage during that time, what we the European countries or these countries from North America, what they do is they go for daylight saving time. So they move ahead their clock by 1 hour. So because of that, you are actually leaving your office at 4:30 or 4, and you are coming at the office early in the morning also. Okay, so by that you are saving energy, but there is also problem with that. Whenever you are making that transition, whenever you are on one fine day you are moving the clock 1 hour ahead, so during that first 5 or 6 days when the transition is happening, people generally lose 1 hour of sleep, because otherwise you were waking up at 6 a.m., but now the 6 a.m. is actually 7 a.m. as per the new clock.
Okay, so you lose 1 hour of sleep. You have to wake up anyway in six and anyway at 6 a.m., which is actually 5 a.m. As per the clock one day before. So what happens here is that people lose sleep. So there is an increase in accident rates. There is also higher workplace injuries, and even the people are fed up of it. That's why they have almost 84% of them voted in favor of scrapping the daylight saving time in European Parliament. So the next topic is CRISP app. This topic is again important for our economy section. Recently, Rubber Board has launched a mobile app, CRISP, to inform growers about the rubber cultivation and provide solution online. So its name is Comprehensive Rubber Information System Platform Application. It has been developed by Research Institute of India in collaboration with the Digital University of Kerala. The aim is to give information to rubber cultivators about the production and productivity enhancement of the crop. So rubber is a basically polymer made up of a chemical molecule called isoprene. It is native to Amazon basin, but it was introduced to the tropical belts of Asia in late 19th century. It requires heavy rainfall of about more than 200 centimeters, and the temperature is should be about above 25 degrees Celsius. It requires well drained weathered soils, and India is the world's largest producer of rubber, and it is also the third largest user of natural rubber. So traditionally, the areas where rubber is grown is Tamil Nadu's Kanyakumari district and Kerala. So the next topic is Saras crane. This topic is important for your environment section. In February 2023, Uttar Pradesh Amethi district. A person from Uttar Pradesh Amethi district had brought home an injured Saras crane, and this crane got familiar with him, and they started uh, having a same relationship like a man has with a dog. So he started domesticating that Saras crane, but now he has been booked under a number of wildlife laws, of course, for keeping Saras crane in his possession without informing the concerned authorities. So now the bird has been shifted to a zoo in Kanpur, that is in Uttar Pradesh. So what is the problem with rescuing an animal? So rescuing a wildlife animal is not permitted because such animals are not in need of rescuing at the first place. For example, wild cats generally deliberately leave their cubs. They go hunting, and if you uh, rescue a cub out of them, then the cat would return and find that one cub is missing. Okay, so many rescuers are also not well equipped to save these animals, and they cannot ensure that these animals do not become a threat to public health. So there are laws regarding the same. Section 39 of Wildlife Protection Act says that no person is allowed to acquire or keep in possession any wildlife which is anywhere state property. So if he or she does it, then if you treat an injured bird, then you must report it to the nearest police station within 48 hours of obtaining such possession, or any other authorized officer. Section 57 of the act says that the burden of proof of establishing that you are possessing a particular wild animal is on the person and not on the any other authority. So what is Saras crane? It's a large non-migratory crane, and it is found in most parts of the Indian subcontinent, Southeast Asia, and Australia also. A British ornithologist said that these young birds are reared by hand, and they can become very tame and attached to the person who feeds them, and they start following them like a dog. These individual Saras cranes have moved with people on many occasions, so they are categorized as vulnerable in IUCN Red List, and because they are not under severe threat in northern Indian landscape. So people are saying, some people are arguing that following the letter of Wildlife Protection Act blindly may not set a good precedence, because now people would stop rescuing the wild animals. So the next topic is marine protected areas. This topic is again important for your environment section. Union Minister of State for
Science and Technology and Earth Sciences has said that India will continue to support setting up of 2 marine protected areas in Antarctica. So marine protected areas are basically meant for long-term conservation aims. They support climate change adaptation and mitigation. They are meant for specific purpose, and there are certain kinds of marine protected areas in which the people are not permitted to enter, but there are certain other types where people can use that area, but they should not be damaging the environment. So currently 6.35% of the world's ocean consists of marine protected areas. And if we talk about specifically about Antarctica, then there is an international treaty called CCAMLR. So it's an international treaty which is managing the Antarctic fisheries. It came into force in April 1982, which this treaty aims to preserve species diversity and stability of the entire marine Antarctic marine ecosystem. India is a permanent member of this treaty since 1986. So we also recently signed the United Nations High Seas Treaty, which is the first ever treaty to protect the world's oceans, which generally lie outside of national boundaries. So it is a legally binding treaty to protect marine life in international waters, and the aim is to protect about 30% of the seas into or to place 30% of the seas into protected areas by the year 2030. It also provides a legal framework for establishing vast marine protected areas into the high seas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.